हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बिहार बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा हिंदी विषय का टोटल 50 ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। ये आप लोगों के लिए तीसरा वीडियो है बिहार बोर्ड मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव का। ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अति घातक प्रश्न साबित होने वाले हैं, क्योंकि आप देखिएगा ये सारे प्रश्न में से ही आपके एग्जाम में आने की संभावना बन रही है और टकराने की भी संभावना बनेगी। अगर आपको ऐसा नहीं लगता है तो दिसंबर में बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर आएगा। मैं जितना भी आपको कराता जाऊं ऑब्जेक्टिव गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न अपने प्लेलिस्ट में कृपया करके आप अपना मिलाते चलेंगे। देखिएगा कितना ही प्रश्न आपके ऑफिशियल मॉडल पेपर में टकराएगा। जिस हिसाब से ये समझने का आप कोशिश करिए कि आपके एग्जाम में कितना आने वाला है। ये सारे प्रश्न एकदम बोर्ड लेवल के जैसा डिजाइन किया गया प्रश्न है जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, ताकि आप लोगों को परीक्षा का पैटर्न समझने में बहुत ही आसानी होगी। आप लोग देखिएगा ये सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में कितना मददगार साबित होंगे। इसलिए मैं इस वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद है कि आप लोग कोई भी गलत क्रैश कोर्स में ठगे ना जाए। वो लोग भी यही कंटेंट कराने वाले हैं और ना ही कोई गलत गेस्ट पेपर खरीदें, क्योंकि गेस्ट पेपर जो होता है आप लोगों के लिए बहुत ही बेकार होता है, क्योंकि उसमें आधा से ज़्यादा का आंसर गलत दिया हुआ रहता है। इसलिए मैं आपको वही सारा चीज़ एकदम फ्री ऑफ कंटेंट डिज़ाइन करके लाया हूँ आप लोगों के लिए। बस आप लोग पढ़िए, समझिए। जो भी आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, कठिन प्रश्न है, उसे आप कृपया करके अपने कॉपी में नोट डाउन करिए। ये हम लोग का हिंदी सीरीज़ का तीसरा वीडियो होने वाला है। इससे पहले मैंने साइंस का टोटल 10 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ ऑब्जेक्टिव का। सारे के सारे गेस्ट प्रश्न हैं। इसके बाद आप लोगों को सब्जेक्टिव भी देने वाला हूँ। हर विषय का आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव गेस्ट प्रश्न देने वाला हूँ, जिससे आपका हर विषय में 90+ स्कोर आए। इसलिए आप अभी से लेकर मेरे चैनल पर अपने एग्ज़ाम तक जुटे रहिए। देखिएगा एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट देंगे, वही कंटेंट जो आपके एग्ज़ाम के लिए मददगार साबित होने वाला है। अभी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन का समय नहीं है, क्योंकि आप लोगों के पास मात्र 2 महीने का समय है, दिसंबर और जनवरी। और ये दोनों महीने में बस वही कंटेंट पर ध्यान देना है, वही चीज़ पढ़ना है जो आपके एग्ज़ाम में आए या उसके आने का संभावना बने रहे। इसलिए आज हम लोग यह तीसरा वीडियो पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए पहला प्रश्न को शुरू करते हैं। आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इसमें वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है? मतलब आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है? बताइए। जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, कि भाववाचक है, कि समूहवाचक है? तो आप लोग देख रहे हैं कि ये पहनावे है मतलब महसूस करने वाला है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाववाचक है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? तो मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप जो है आपका कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक है, कि निश्चयवाचक है, कि संबंधवाचक है, कि निजवाचक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निजवाचक हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है? तो प्रविशेषण शब्द जो है विशेषण की विशेषता बताता है। ये जो प्रश्न है आपका 3 बार से रिपीट हो रहा है, ठीक है, इसलिए कृपया करके ये क्वेश्चन को ध्यान में रखें और याद करें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, चौथा नंबर प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। चौथा नंबर प्रश्न आपको कह रहा है, मीरा को जिंदगी से बहुत घिरना है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? अभी देखिए लगातार आपसे 4 व्याकरण का प्रश्न पूछा जा रहा है, यानी आपके एग्जाम में टोटल 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आने मतलब 100 प्रश्न आएगा जी। इसमें तो प्रैक्टिकल होता ही नहीं है, इसमें 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा, जिसमें से कोई 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बनाना है। और मैं इतना बता दूंगा आपको गेस्ट प्रश्न कि आपको लगभग 100 में 90 प्रश्न तो यहीं से आने वाले हैं। इसलिए बस आप ध्यान लगा के पढ़ते जाइए और याद करते जाइए। मीरा को जिंदगी से बहुत घिरना है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? करण कारक, अपदान कारक, संबंध कारक या कर्म कारक? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करण कारक हो जाएगा। 5वां नंबर में चलेंगे। भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के नहीं होते हैं, 5 प्रकार के नहीं, 3 प्रकार के नहीं, भूतकाल टोटल 6 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। छठा नंबर में चलेंगे। व्यायाम
का संधि विच्छेद क्या है? तो व्यायाम का संधि विच्छेद आप लोग संधि अगर पढ़े होंगे और संधि का कितना भेद होता है तो टोटल 3 भेद होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई परेशान होने की बात नहीं है, आपके पास इतना ऑप्शन रहता है कि आप बुक भी पढ़े होंगे, लाइन बाई लाइन एक्सप्लेनेशन भी, तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। अगर नहीं भी पढ़े तो बस आंख बंद करके मेरे सारे कंटेंट को फॉलो कर लीजिए, विश्वास बना के पढ़िए, इससे बाहर आने वाला एकदम नहीं है। तो व्यायाम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो व्यायाम का संधि विच्छेद होगा ऑप्शन बी, बी जोड़ आयाम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 7वां नंबर प्रश्न, नीरव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नीरव का संधि विच्छेद हो जाएगा निह जोड़ रव, मतलब यह विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है और विसर्ग संधि का यह उदाहरण है निह जोड़ रव, नीरव का संधि विच्छेद। चलिए 8वां नंबर प्रश्न में चलेंगे, कौन सा समास, अब ये कौन सा समास है? आजन्म जो है कौन सा समास है? तो आजन्म जो है आपका कर्मधारय, द्विगु और द्वंद्वन। द्वंद्वन के बारे में मैंने बताया था कि जब भी आपका रहेगा द्वंद्वन तो 2 पद उसमें प्रधान होगा, ठीक है, और दोनों पद क्या होगा? उल्टा रहेगा, एक का उल्टा रहेगा और बीच में योजक चिन्ह रहेगा, ठीक है। द्वंद्वन समास को मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। द्वंद्वन समास में 2 पद प्रधान होगा, ठीक है, और दोनों पद के बीच में योजक चिन्ह रहेगा और एक दूसरे का उल्टा रहेगा, ठीक है। द्विगु समास रहेगा, संख्यावाचक पद रहेगा, ठीक है। अवयवी भाव समास के बारे में बताते हैं कि इसमें भर शब्द जुटल रहा, प्रति शब्द जुटल रहेगा, या तो आ शब्द जुटल रहा, यानी कि अवयव के रिलेटेड जो भी शब्द रहेंगे ना वो अवयवी भाव के अंतर्गत आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आजन्म। आजन्म जो है आपका अवयवी भाव समास है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 9वां नंबर, जन्म मरण में कौन सा समास है? देखिए 2 पद है, ये दोनों पद प्रधान है और इसका क्या है? अपोजिट है, जन्म तो मरण, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्वंद्वन समास, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है? निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है बताइए? उपसर्ग जो होता है वह शब्दांश होता है जो किसी भी शब्द के आगे जुटकर उसके अर्थ को परिवर्तन कर देता है, मतलब अर्थ में परिवर्तन ला देता है, बदल देता है अर्थ उसके शब्द के आगे लग के। तो शब्द के आगे लग के वह शब्द, मतलब कि मैं फिर से बता देता हूँ, उपसर्ग जो होता है वह शब्दांश होता है जो किसी भी शब्द के आगे जुटकर जो होता है उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है, उसको हम उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय वह शब्दांश रहता है जो किसी भी शब्द के पीछे में जुटता है, अंतिम में, और शब्द का परिवर्तन, शब्द का जो अर्थ है उसमें परिवर्तन लाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम एक्सप्लेनेशन पर बाद में ध्यान देंगे, पहले क्वेश्चन पर देखेंगे। 10वां नंबर, निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है? तो निस्तेज में आपका उपसर्ग है नी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 11 में, बुढ़ापा में कौन सा उपसर्ग है? बुढ़ापा में उपसर्ग नहीं, ये जो है आपका गलत लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग, ये जो है उपसर्ग नहीं यहाँ पर पूछेगा, यहाँ पर आपको प्रत्यय पूछेगा, ठीक है, ये गलत टाइप हो गया है। बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? तो बुढ़ापा में आपका ऑप्शन सी, आपा जो है प्रत्यय है। प्रत्यय वह शब्दांश होता है जो किसी भी शब्द के पीछे जुटकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है। चलिए 12 नंबर प्रश्न पर चलेंगे, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द जो है शुद्ध है? तो इसमें से सबसे शुद्ध शब्द कौन है? तो उच्छ्वास। देखिए बी और सी दोनों यहाँ पर करेक्ट है, तो हो सकता है कि कोई एगो करेक्ट होगा, यहाँ पर कुछ और होगा, तो हो सकता है उच्छ्वासा होगा, ठीक है, यहाँ पर हम लोग बना देते हैं उच्छ्वासा, इसके हिसाब से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शुद्ध शब्द है? तो इसमें से सबसे शुद्ध शब्द कौन है? देखिए बी और सी जो है सेम ऑप्शन है, मतलब टाइपिंग करने में गलत हो गया है, तो यहाँ पर हम लोग बना देंगे थोड़ा सा ही लाइन बना के, तो ये तीनों गलत, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चरमो उत्कर्ष, देखिए कितना अच्छा से डिजाइन आप लोगों के लिए क्वेश्चन करके लाया गया है कि पहला आपसे पूछा गया व्याकरण का संज्ञा सर्वनाम के रिलेटेड, फिर उपसर्ग प्रत्यय, उसके बाद आपके से शुद्ध शब्द पूछा जा रहा है। तो बोल रहे हैं ना कि ये सब सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद करते चलेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो निम्नलिखित वाक्य में सबसे शुद्ध वाक्य है फूलों की एक माला ला दीजिए, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है? तो अकल पर पत्थर पड़ना, इसका मुहावरा का सही अर्थ है बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, ऑप्शन
डी करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 16 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है किसके लिए? भाईचारे के लिए नहीं, रूढ़िवादिता के लिए नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये तो गलत है। कार्यकुशलता के लिए मानता है। ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो प्रश्न है गोधूली से अब लिया जा रहा है, मतलब कि जो मेन बुक है अब उससे प्रश्न आ रहा है। देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब ने किस भाषण का संपादित अंश है? मतलब कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है एक तरह का भाषण है, और किस जो भाषण दिया गया है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, वो कौन सा भाषण का संपादित अंश है बताइएगा। 17 का राइट आंसर आप बताइएगा। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, कितना लोग ऊपर में द कास्ट इन इंडिया देखते ही मार देंगे, लेकिन ये गलत है, ये भी गलत और ये भी गलत। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? तो देखिए, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कौन सा कहानी का है? तो यह पंक्ति बताना है कि कौन सा कहानी के पात्र ने कही है। मतलब कोई कहानी है और उसमें कोई पात्र है, कोई आदमी है, कोई व्यक्ति है, उसी ने यह बात को कहा है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आप बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेन साहब ने कहा है। देखिए, लाइन के बीच से उठा के आपसे प्रश्न पूछा गया, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सब प्रश्न एकदम से एकदम याद कर लीजिए। यही सब प्रश्न हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। 19वां नंबर प्रश्न, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? बताइए, किस के अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? इसका आंसर बताएंगे। 19 का करेक्ट आंसर बताएंगे। क्या विधि शास्त्र होगा? नहीं। नीति कथा देखेंगे आगे। भाषा विज्ञान, ये भी नहीं होगा। दैवत विज्ञान, नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीति कथा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 20वां नंबर प्रश्न पर चलेंगे हम लोग। 20वां नंबर प्रश्न पर चलेंगे। सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं बताइए। सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? अस्त्रों के संचयन को, अनजान स्मृतियों को, स्व के बंधन को, उपर्युक्त सभी। देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में आता है और ये सब एकदम यूनिक प्रश्न है, अद्भुत प्रश्न है। ये आपको कोई भी मॉडल पेपर या गेस्ट प्रश्न उठा लीजिए, उसमें नहीं मिलेगा। ये ऐसा प्रश्न आप लोगों के लिए चुन के लाया जा रहा है, इसलिए ये सब क्वेश्चन पर एकदम से फोकस बनाइए। हो सकता है यही सारे प्रश्न आपके एग्जाम में टकरा जाए, इसलिए पढ़ते रहें, समझते रहें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनजान स्मृतियों को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 21वां नंबर प्रश्न देखेंगे। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? तो दक्षिणी भारत से मिलते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बेतवा दान पत्र किस समय का है? 1020 का है कि 1021 का है, कि आप बताइएगा 1022 का है कि 1023 का? तो बेतवा दान पत्र का समय है 1020 ईस्वी। ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया बताइए। दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण? नहीं। माँ की याद आने के कारण? नहीं। उपर्युक्त सभी तो हो नहीं सकता, क्योंकि 2 को ऑलरेडी करेक्ट है। तो स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों में आय व्यवहार में परिवर्तन के कारण। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, मैं ऑप्शन से भी आपको बनाने के लिए सिखा रहा हूँ कि आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं कि अगर 3 नहीं तो चौथा ही सही होगा, इसलिए पढ़ते जाइए। 24 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव? क्या सामंतवादी व्यवस्था में संभव है, पूंजीवादी व्यवस्था में मतलब संभव है, या समाजवादी व्यवस्था में संभव है, कि उपर्युक्त सभी? आप बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समाजवादी व्यवस्था में संभव है। देखिए, ये भी प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एकदम कहानी के बीच से पंक्ति लाइन उठा के आप लोगों के लिए लाया गया है, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो है गेस्ट प्रश्न है। आपको कोई भी, चाहे ब्रिलियंट ले लीजिए, गोल्डन ले लीजिए, कोई भी आपको गेस्ट प्रश्न में नहीं मिलने वाला। यही सब प्रश्न याद करिए।
पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? तो पंडित बिरजू महाराज जी का जन्म हुआ था 4 फरवरी 1938 ईस्वी को। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले 2 मॉडल पेपर से ये प्रश्न रिपीट हो रहा है। और इनका जो है पंडित बिरजू महाराज जी का जो है किस चीज़ से संबंध है बताइएगा कमेंट करके। 25 नंबर का द मादामोजेल द किसकी कृति है? द मादामोजेल द किसकी कृति है बताइएगा। ला मादामोजेल द किसकी कृति है? ये जो कृति लिखा हुआ है ना, ला मादामोजेल द किसकी कृति है बताइए। लियोनार्डो दा विंसी का, पिकासो का, रविंद्रनाथ टैगोर का कि विंसेंट वैन गो का? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन बी पिकासो का है। देखिए कितना ये थोड़ा सा हार्ड प्रश्न है, हार्ड प्रश्न के श्रेणी में आता है लेकिन इम्पोर्टेंट है। देखिए सारे जो हैं आप लोगों को आसान प्रश्न करा देंगे, लेकिन आसान प्रश्न एग्ज़ाम में तो पूछेगा नहीं। एग्ज़ाम में कुछ आसान पूछेगा, कुछ मीडियम पूछेगा, कुछ हार्ड भी पूछेगा। इसलिए आप लोगों के लिए एकदम मिला के लाया गया है, हार्ड, मीडियम और ऊपर से ईजी। यह हार्ड प्रश्न के श्रेणी में आता है लेकिन इम्पोर्टेंट है, याद करके चलिएगा। ला शतरूज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा बताइएगा। ला शतरूज का धार्मिक उपयोग कब से कब होता रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 14वीं सदी के क्रांति तक। ठीक है, चलिए 28 नंबर प्रश्न, मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण किया गया है? तो उच्च वर्गीय परिवार का नहीं, निम्न वर्गीय परिवार का नहीं, मध्य वर्गीय परिवार का नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निम्न मध्य वर्गीय परिवार का चित्रण किया गया। 19वां नंबर चलेंगे, बिस्मिल्लाह खान के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? एकदम बउआ वाला सवाल है, कोई भी बना देगा। बिस्मिल्लाह खान के साथ जो मुस्लिम पर्व का नाम जुटा था उसका नाम है ऑप्शन डी मुहर्रम जुटा हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? तो महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा जो है अहिंसक प्रतिरोध है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आध्यात्मिक शिक्षा नहीं, यांत्रिक शिक्षा नहीं, साक्षरता ये भी नहीं, अहिंसक प्रतिरोध सही है। 31 नंबर प्रश्न, वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो वाणी तीर्थ यात्रा के बिना थोड़ी हो जाएगा, ज्ञान के बिना नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत। वाणी जो है कब विष के समान हो जाती है? जब हम लोग श्री राम भगवान जी का नाम नहीं लेते हैं तो उस समय जो होता है वाणी विष के समान यानी कि जहर के समान हो जाता है। इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखिए बीच बीच में आसान प्रश्न भी आ रहा है, लेकिन ये जो प्रश्न था आपसे जो पूछा गया था पहले वाला में वो थोड़ा सा हार्ड प्रश्न था। रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था? तो रसखान के समय जो रचना काल था रसखान का, उस समय किसका राज्यकाल था बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जहांगीर का था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे हम लोग। 33 नंबर प्रश्न, कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? ये जो कवि हैं यहाँ पर कौन से कवि का बात हो रहा है? तो घनानंद कवि का बात हो रहा है, घनानंद जी के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, तो कवि ने पर्जन्य किसे कहा है बताइए। कृष्ण को नहीं, सुजान को नहीं, हवा को नहीं, तो ऑप्शन सी बादल को कहा। इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन सी 33 का। 34 नंबर प्रश्न, प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे? तो प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे? महात्मा गांधी को नहीं, टैगोर जी को नहीं, विवेकानंद जी को नहीं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भरतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे अपना आदर्श। देखिए ये जो मॉडल सेट है थोड़ा सा आपके लिए हार्ड साबित हो रहा है क्योंकि थोड़ा सा हार्ड प्रश्न इसमें मैंने डिज़ाइन किया है। कुछ जो है आसान प्रश्न भी सेट किया है लेकिन ज़्यादातर हार्ड प्रश्न सेट किया गया क्योंकि पिछले 2 ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर आसान थे, इसलिए मैंने थोड़ा हार्ड सेट किया कि आपको थोड़ा सा हार्ड वाला भी बनाने का आदत होना चाहिए और इसे याद भी करिए। वीडियो देखने के बाद इसको याद करिए, बार बार रिवीजन करिए ताकि ये सारे अगर प्रश्न आए तो देखते हुए आपसे टिक हो जाए। भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना किससे की है बताइएगा। सूर्य से की है कि कंचन से की है कि पुष्प से की है कि छायायुक्त चंद्र से की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी छायायुक्त चंद्र से की है। 35 का ऑप्शन डी। चलिए 36 में देखेंगे, मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है? मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है? ऑप्शन बी जनता है।
चलिए 37 नंबर में चलेंगे। हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? तो हिरोशिमा जो है कविता है जो चित्रण करती है आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। 38 नंबर प्रश्न में चलेंगे। एक वृक्ष की हत्या कविता ने किस काव्य संग्रह से लिया गया है? देखिए, कभी आपसे कविता से भी प्रश्न पूछा जा रहा है कि कविता किसका चित्रण करता है, कभी पूछा जा रहा है कि यह कविता किससे लिया गया है। तो देखिए कितना ये आपके लिए देखकर बनाया गया है आप लोगों के लिए कि कितना इम्पोर्टेंट ऐसा प्रश्न है कि आपके एग्जाम में आने का संभावना है। इसी पूरा मकसद के रूप में आपसे बनाया गया है आपके लिए प्रश्न ये सारे। एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इन दिनों से लिया गया है। ठीक है, चलिए 39 नंबर प्रश्न। गरीब बस्तियों में क्या हुआ? तो गरीब बस्तियों में धमाके से देवी का जागरण हुआ। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। सृष्टि को विकास कथा का प्रथम अक्षर क्या है? तो सृष्टि को विकास कथा का प्रथम अक्षर बताइए। तो क्या है? तो विफलता से छलके आंसू है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 40 का। ये जो है क्वेश्चन अक्षर ज्ञान से लिया गया है। अक्षर ज्ञान से जो आपका चैप्टर है उससे लिया गया है। लौट कर आऊँगा फिर, ये थोड़ा सा गलत लिखा गया है, लीट कर नहीं लौट कर होगा। लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भावांतरित किया गया है? तो लौट कर आऊँगा फिर यह कविता जो है किसके द्वारा भावांतरित किया गया है? तो जीवनंदन दास, विनोद कुमार शुक्ल कि आपका प्रयाग शुक्ल कि कुंवर नारायण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जीवनंदन दास जी के द्वारा। मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? तो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मन भाषा से अनुवादित है। 43 नंबर प्रश्न है। अब देखिए यहाँ से वर्णिका का सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, दही वाली मगम्मा कहानी किस लेखक के द्वारा लिखा गया है? तो दही वाली मगम्मा जो है श्रीनिवास वाला जो लेखक है वही लिखे हैं दही वाली मगम्मा। ये भी पिछले वाले ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर से रिपीट हुआ है। मगम्मा की बहू का नाम क्या है? तो मगम्मा का बहू का नाम है नजम्मा। ये भी रिपीट हुआ है पिछले वाले मॉडल पेपर से। ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 46 नंबर में चलेंगे। माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? माँ कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है? तो 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईश्वर पेटलीकर। 47 नंबर चलेंगे। मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? तो 3, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न में चलेंगे। नगर किस भाषा से अनुदित है? नगर जो है कौन सी भाषा से अनुदित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कन्नड़। 49 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। पपाती की उम्र क्या थी? बताइए, पपाती का जो उम्र है वो क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 वर्ष था। पपाती को हुआ क्या था? तो मेनिनजाइटिस हुआ था। मेनिनजाइटिस हो गया था। ठीक है, तेज बुखार आया हुआ था। चलिए 50 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न पर चलेंगे। ये जो वीडियो होने वाला है जिसमें हार्ड क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिया गया था, ये सारे प्रश्न आपके कॉन्फिडेंस को लो करने के लिए नहीं लिया गया था कि इतना हार्ड पूछा जाएगा। इस बार बहुत ही आसान प्रश्न पूछा जाएगा और मैं जितना करा रहा हूँ ना कंटेंट, इससे बाहर तो पूछेगा ही नहीं। इसलिए जितना मैं पढ़ाते जा रहा हूँ वह पढ़िए। मैंने साइंस का ऑलरेडी 10 वीडियो दे चुका हूँ। ऑब्जेक्टिव गेस प्रश्न का उसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या तो आई बटन में आप जाके देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक के द्वारा अनुदित है? तो 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सावरनैया के द्वारा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, उसमें भी आपके लिए हिंदी का टोटल 50 ऑब्जेक्टिव गेस प्रश्न को लेके आएंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, आप याद करें और जितना मैं करा रहा हूँ बस विश्वास से पढ़ते जाइए सारा को। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।